चलिए, आज की जो क्लास है ये क्लास है लखनऊ चिकित्सा समाजकारी की। और लखनऊ चिकित्सा समाजकारी में हम लोग बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और हर एक प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, इसलिए कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा आप लोग। और आज का जो ये क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताऊँगा जो कि उसकी क्लास भी नहीं हुई होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। हमने पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया नहीं है, यही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है ये आपको बताना है। और आपको बता दूं 2002 और 2007, 2002 से लेकर 2007 तक की ये 10वीं पंचवर्षीय योजना है, याद रखिएगा। ये तरीका भी आप लगा सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि पंचवर्षीय योजना 5 साल में आती है, 5 साल में पंचवर्षीय योजना आती है। जैसे अगर मैं आप लोगों से डिफाइन करूं तो ध्यान से आप सुनिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो आई थी 1951 में, 1995 से लेकर 1951 से लेकर 1956 तक, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी जो थी 56 से लेकर 61 तक आई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं मैं तो 61 से लेकर 66 तक आई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं अगर मैं तो 69 से लेकर, अब देखिए यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, 69 से लेकर 74 तक है। यहां 3 साल का गैप है, तो इस चीज को भी मैं बताऊंगा आपको। यह अवकाश था पंचवर्षीय योजना का, यह अवकाश काल रहा है, ठीक है, 3 साल का। अगर हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की नहीं है, 4 साल की है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 1974 से लेकर 78 तक था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करता हूं तो यहां पर भी 2 साल, यहां पर अगर हम देखें तो 2 साल का गैप मिलेगा, तो ये भी एक अवकाश का पार्ट माना गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो आई छठी पंचवर्षीय योजना वो आई थी 80 से लेकर 85 तक में। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 85 से लेकर 90 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 90, फिर देखिए आपको गैप मिलेगा, यहाँ पर आपको गैप मिलेगा। फिर आपको 92 से लेकर 97 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें 97 से लेकर 2002 तक। अब बात आ गई 10वीं पंचवर्षीय योजना, और यही है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 2007 से लेकर 2012 तक। अभी मैं आप लोगों को एक योजना आयोग के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 तक आई थी। 13वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 2017 से लेकर 2022 तक चलेगी। तो ये अब तक में कुल भारत में अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो कुल टोटल 13 पंचवर्षीय योजना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्हीं के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना की। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि पर बल देती थी, बिजली पर बल देती थी, सिंचाई पर बल देती थी। हालांकि इसका मोटो रखा गया था कि शरणार्थियों का पुनर्वास करना, मुद्रास्फीति जो है स्फीति पर नियंत्रण करना, खाद्यान्नों के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो थोड़ा सा मैंने लक्ष्य बताया है, इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। कभी कभी लक्ष्य की दर पूछ लेता है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य दर था 2.1 था इसका, और वृद्धि दर जो हुई थी उसमें 3.6 हुआ था, ध्यान रखेंगे इसका। और जो 2012 से 2017 के बीच में चलाया गया था, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना में 8% लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त भी 8% हुआ था। इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। हम बात करेंगे थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में। मैं आपको बता दूं, भारत का जो योजना आयोग है भारत सरकार की एक संस्था थी, और ये
प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना के माध्यम से करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा था कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना था या भंग करना है। तो 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नीति आयोग। और इस योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता है। इस चीज को अभी आप ध्यान रखेंगे, जो नई दिल्ली में है। देश के संसाधनों का आकलन करता है योजना आयोग। योजनाओं की प्रगति अवधिक मूल्यांकन करता है योजना आयोग। आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करता है योजना आयोग, है ना। प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधन का आवंटन करता है योजना आयोग। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न से संबंधित जितने भी लेक्चर आप लोगों को मिले उससे संबंधित आप लोग नोट्स अवश्य करें, ठीक है। बात रही अब यहाँ पर मार्च क्लोजिंग होता है, अप्रैल ओपनिंग होता है। जितनी योजनाएं हैं आप यहाँ पर स्टार्टेड वाली जो पॉइंट लिखे होंगे शुरुआत की, इसमें आप कर देना 1 अप्रैल, सभी में 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1969 और मार्च होते हैं क्लोजिंग। आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। फिर आप यहाँ 31 मार्च को कर देना 1956 को ये बंद हो गई योजना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। एक प्रश्न से संबंधित आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न लेते हैं 32। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान से सुनते चलिए आप सभी लोग। प्रश्न हमारे सामने 32 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है। संस्कृति सामाजिक है, संस्कृति अनुकूलनीय है, संस्कृति जन्मजात होती है, संस्कृति एक जटिल और समग्र है। बताइए इसमें से विशेषता नहीं है। प्रश्न में है नहीं यानी नो जी। संस्कृति की विशेषताएं क्या बताया आपने? संस्कृति जन्मजात नहीं होती। जन्मजात नहीं होती, ओके। यहां पे अगर आप बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी का तो आप करेक्ट जवाब दे रहे हैं। संस्कृति अनुकूलनीय होता है, संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। संस्कृति एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है अनुकूलन की। यह बताती है कि समय के साथ साथ आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित हो जाती है और संस्कृति समाज के वातावरण और परिस्थिति के अनुसार होती है। जब वातावरण और परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो संस्कृति उसके अनुसार अपने को ढालने लगती है, अपने को ढालने लगती थी। एक प्रक्रिया बन जाती है कि अनुकूलनीय है ना। संस्कृति में समूह का आदर्श पाया जाता है, मालूम होगा आप लोगों को अच्छे से। संस्कृति सीखा हुआ एक व्यवहार है। संस्कृति सामाजिक होती है, इसलिए आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। सामाजिक क्यों होती है? संस्कृति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है। संस्कृति के अंतर्गत अगर हम जब कभी बात करते हैं तो पूरे समाज और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व होता है इसमें। इसलिए यह कहा जाता है कि किसी एक या दो चार व्यक्ति द्वारा सीखे गए व्यवहार को संस्कृति के रूप में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी व्यवहार जब तक समाज के अधिकतर व्यक्तियों द्वारा नहीं सीखा जाता है तब तक वह संस्कृति नहीं कहलाती है। संस्कृति एक समाज की संपूर्ण जीवन विधि है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यही कारण है कि संस्कृति सामाजिक होती है। संस्कृति एक जटिल और समग्र भी है, ये सत्य है। संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, ये आप जानते हैं। और संस्कृति अधिसावयवी होती है। आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेगा अधि सावयावी। किसी को मालूम है ये क्या होता है? बताए भाई। मानव ने अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के प्रयोग द्वारा संस्कृति का निर्माण करता है जो सावयव से ऊपर है, और संस्कृति में रहकर व्यक्ति का विकास होता है और फिर मानव संस्कृति का निर्माण होता है जो मानव के ऊपर हो जाता है। तो मानव की समस्त क्षमताओं का आधार सावयवी होता है,
किंतु इस संस्कृति को अधिसावयवी से ऊपर हो जाती है। इसी अर्थ में संस्कृति को अधिसावयवी कहा जाता है। अब बात आता है कि अधिसावयवी है क्या चीज। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो ये होता क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे? अंगों सहित अवयव, जो अवयव होते हैं, अवयव युक्त होता है जो, उसको बोलते हैं सावयव। ये संस्कृत शब्द का रिप्रेजेंट किया गया है, अंगों सहित संस्कृति को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं संस्कृति में एक संतुलन और संगठन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। संस्कृति में अधिव्यक्तिक होता है। संस्कृति अधिव्यक्ति का मतलब होता है सुपर इंडिविजुअल, सुपर इंडिविजुअल बोला जाता है। संस्कृति समूह का आदर्श होता है, ये बात आप सभी लोग जानते भी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। संस्कृति जन्मजात होती है, यही गलत था। बात समझ में आ गई? संस्कृति की परिभाषा क्या मैं आपको बता दूं? जी सर, बता दीजिए। ओके, संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 अथवा 2 दिन में नहीं होता है, युग युगांतर में होता है। इसको संस्कृति कहते हैं, इसी को संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, अन्य सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के नाते प्राप्त कराता है। संस्कृति ऑप्शन आपका यहाँ पे जो संस्कृति की विशेषता थी, ये करेक्ट होगा कि इसमें विशेषता जन्मजात नहीं पाई जाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट बिस्टिक का नाम आप जानते हैं भली भांति तरीके से कि वैयक्तिक समाज कार्य में इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनकी एक परिभाषा आई थी संस्कृति को लेकर। इन्होंने कहा था कि संस्कृति की दी गई संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। ये रॉबर्ट बिस्टिक की परिभाषा थी संस्कृति में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो सोशल के ईश्वर की ये काफ़ी इन्होंने प्रिंसिपल दे दिया है जो आप पढ़ते हैं, गोपनीयता का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, ये रॉबर्ट बिस्टिक का ही है। ठीक है, 1957 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। अभी कथन एक तरफ है, एक तरफ कारण है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चनों को करवाया भी हूं। और अभिकथन कहता है आपसे कि गांधी जी ने ग्रामीण गरीब जन के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम दिया है। बताइए, क्या ये बात सही लग रही है आपको? सही है सर। सही है। यदि आप कह रहे हैं सत्य है तो मैं भी आपके साथ ही हूं। ये ऑप्शन या पॉइंट आपका सत्य है। बात करते हैं कारण पर कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने हेतु। अब देखिए, प्रश्न यहां पे आपको लग रहा अधूरा, लेकिन अधूरा नहीं है। देखिए, अधूरा नहीं है, मैं बताता हूं कैसे अधूरा नहीं है। भारत, देखिए, कहता है कि यहां पे ऑप्शन ए, देखिए ए और आर दोनों सही हैं। भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने हेतु, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता की बात, तो ये दिलाने की बात करता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, है ना। आप में से कोई जानता है राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? बताएं भाई। राजनीतिक स्वतंत्रता से अगर हम बात करें, एंटर हो सकता है अपना। मेरा सिंपल सी बात है, सकारात्मक रूप से अधिकारों का उपयोग करोगे तो बताइए राजनीतिक स्वतंत्रता हुई कि नहीं? अगर सकारात्मक तरीके से अगर आप अपने अधिकारों का उपयोग करोगे तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कुछ करने की क्षमता और संभावना, सामाजिक और सामूहिक अधिकारों की उपलब्धता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। और राजनीतिक स्वतंत्रता में जरूरी नहीं है कि आप राज्य में कुछ भी कर सकते हो, राज्य में कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पे राजनीतिक आजादी भारत को है। और ये बात सत्य है कि ये जो आर है,
ये जो नीचे का लाइन है आर, यही लाइन क्या व्याख्या कर रही है गांधी जी की लाइन को, कि गांधी जी ने ग्रामीण गरीब जन के उत्थान हेतु रचनात्मक कार्यक्रम दिया? बताइए, नहीं बोल रहे हो आप लोग? कर रही है। और स्पष्टीकरण। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आज़ादी की बात यहाँ पे रचनात्मक कार्यक्रमों से गांधी जी ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। या तो आप कह सकते हो कि गांधी जी ने ग्रामीण गरीब जन के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम दिया, तो आपके मन में आता है क्योंकि, और क्योंकि लगाकर आप जवाब ढूंढ सकते हैं। क्योंकि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने हेतु ये काम किया था, और ये सत्य हो जाएगा, फिर व्याख्या हो रही है। जहां दोनों पॉइंट आपस में कोरिलेट करते हो वह ऑप्शन फिर हमेशा व्याख्या वाला सत्य हो जाता है। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न। कल मैंने आप लोगों से एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आया था जिसमें मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, कम से कम 18-20 लिखवाए होंगे मैंने। बताइए जरा मुझे, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस किस वर्ष में था? बताइए, प्रश्न आपके सामने। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। नहीं पता क्या आप लोगों को? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन बी और सी को ध्यान सुनिए। आपको पता है, अभी मैंने कल आपको यूएसओ द्वारा बताया है, यूनाइटेड जो है यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर, नोट करिए, 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। ये बात साफ शब्दों में आपको मालूम है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में, कब? 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में घोषित किया था। अब आप बताइए जरा कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांग या विकलांग दिवस किस वर्ष में था? क्या आप 1981 लगाएंगे? क्या आप 1991 लगाएंगे? क्या लगाएंगे बताइए? 1991 सर। 1991 यही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को घोषित किया था, ना कि यहाँ पे घोषित करने से कोई संबंध ही नहीं दिया है प्रश्न में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घोषित एक शब्द। और यहाँ जो स्वीकृति प्रदान की है वह प्रदान की गई है 1991 में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रश्न था किस वर्ष में था, तो यानी स्वीकृति की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ये 3 दिसंबर याद रखिएगा दिव्यांग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। और एक बात और ध्यान रखिए आप इसमें, अवसरों की समानता, पुनर्वास और दिव्यांगों की रोकथाम पर बल दिया गया था यह अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर, जो 1991 की बात मैं कर रहा था। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोदय से संबंधित नहीं है, यानी नो को ध्यान रखना है। बात को समझिएगा फिर जवाब दीजिएगा। सर्वोदय जीवन के प्रत्येक चरण में सभी का कल्याण। ओके, और भी कोई लोग बताएं जरा। आपको बता दूं, आप भली भांति तरीके से जानते हैं सर्वोदय का मतलब होता है सबकी उन्नति। क्या होता है बताइए जरा, यही ना? हाँ सर, सबकी उन्नति। सबकी उन्नति। अगर हम सर्वोदय की बात करें तो एक किताब आई थी अनटू द लॉस्ट, नोट करिएगा, ये शायद 2021 में
प्रश्न आया भी था सोशल वर्क में। अनटू दिस लॉस्ट, ये किताब एक विद्वान रहे हैं रस्किन, रस्किन, ये विद्वान का नाम है रस्किन। रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू द लॉस्ट का। गांधी जी की एक गुजराती में इसी किताब को अगर हम कहा गया अनुदित, क्या बोला गया, अनुदित, और अनटू द लास्ट का अर्थ होता था इस अंत वाले को भी, और सर्वोदय का अर्थ होता था सबका उदय सबका विकास। और मैं आपको बता दूं सन 1950 में सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। किसने सर्वोदय योजना को तैयार किया है? नोट करिए एक एक पॉइंट। हाँ, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। कब? 1950 में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अच्छा एक बात और, सर्वोदय दिवस जो शहीद दिवस है जिसे सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 30 जनवरी, 23 मार्च, 19 मई, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर जैसे विभिन्न दिनों में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और 30 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, 30 जनवरी, 23 मार्च, 19 मई, 21 अक्टूबर और 17 नवंबर, साथ ही साथ 19 नवंबर को भी ये सर्वोदय दिवस को रूप में जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। जीवन के प्रत्येक चरण के सभी का कल्याण, तो जीवन के प्रत्येक चरण का सभी का कल्याण गलत जवाब। राजनीति सामाजिक पुनर्रचना गलत जवाब। स्वराज का लोकहित गलत जवाब। राष्ट्र का राजनीतिक और प्रशासनिक संगठक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सर्वोदय के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वोदय के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। आपको बता दूं यहां सर्वोदय के संबंध में नहीं था, और मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि जिस ऑप्शन में राजनीतिक आता है वो गलत होता और यहां पर नहीं था। ऑप्शन यही डी सही है ना। बाकी तो पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया ये प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वदेशी, समानता, श्रम की समानता। सर्वोदय जी, सर्वोदय क्या? सर्वोदय गांधी जी का क्या मतलब, नहीं समझा मैं। मतलब ये गांधी जी से संबंधित है सर्वोदय? हाँ बिल्कुल, महात्मा गांधी जी इसके संस्थापक रहे हैं। विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन के रूप में सामूहिक हिंसा की अवधारणा रखी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है मैडम। सर्वोदय में अगर हम बात करते हैं तो रस्किन जो विद्वान है, अनटू दी लॉस्ट एक किताब लिखा, गुजराती में इसी किताब को लिखा गया, अनुदित कर दिया गया। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय सबका विकास, यानी सबकी उन्नति, इसका अर्थ बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ें, बता दीजिए एक बार मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने है। नीचे दिए गए कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कृत्य नहीं है? कृत्य का मतलब टास्क, और टास्क का मतलब कार्य। बताइए। देखिए पहला ऑप्शन कि अपने शारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य बैठाना। अब आप सोचिए जरा, किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 12 से 18। बोलिए। अब बताइए, इस अवस्था में बच्चे शारीरिक परिवर्तन को स्वीकार करेंगे और साथ में सामंजस्य बैठाते हैं? कभी नहीं ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, आपको जो है MSW, BSW को पढ़ाना आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक बार समझाने पर उनके जो व्यवहारिक या असामाजिक जो व्यवहार होते हैं उसको हम दबा सकते हैं। परंतु अगर 10वीं क्लास की बात करें, 10 + 5 करेंगे तो 15 साल की उम्र होगी कि नहीं होगी? बोलिए जरा। 5 साल के बाद ही बच्चा स्कूल जाता है, यानी 15 साल की उम्र में, यानी आ गया 12 से 18 के बीच में।
पढ़ाना बहुत ही यहाँ पर दिक्कतें होती हैं हर एक टीचर को, क्योंकि उस किशोरावस्था में जो बालक होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे व्यवहार देखने को, उसमें बहुत सारी जिज्ञासा होती है। उनको शांत करने में बहुत कठिनाई का महसूस, मतलब बहुत सारे अध्यापकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे पूछा विकासात्मक कृत्य नहीं है, तो ये नहीं है। सॉरी यार, ये आपको अगर हम बात करते हैं साथ सामंजस्य बैठाने का, यहाँ पे प्रकृति पूछा नहीं है, तो ये आपका होगा स्वीकार। भाई परिवर्तन होते हैं कि नहीं? शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और स्त्रियोचित और पुरुषोचित भूमिका अपनाना, ये भी देखने को मिलता है। माँ बाप तथा वयस्क से संवैगिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी होता है। ठीक है। आत्मसम्मान की भावना होती है, अस्थिरता की भावना होती है, किशोरापराध की प्रवृत्ति होती है, काम भावना में परिपक्व होता है, समलिंगी भावना होती है, होमोसेक्सुअल फीलिंग होती है, हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग होती है, समाज सेवा की भावना आती है, कल्पना की भावना आती है, अपराध टेंडेंसी होता है, धार्मिक भावनाओं का उदय होता है, स्वाभाविकता का विकास होता है। ये सारा चीज़ आपको पता भी होगा। यहाँ पर बात हो रही है इम्पटी नेक्स्ट लक्षण समूह के साथ सामंजस्य करना। ये 18 से 34 वर्ष की आयु में होता है और यही गलत है। सर इसका मतलब भी बता दीजिएगा। देखिए, यहाँ अगर हम आपसे बात करें, इसमें जो होता है ऐसा लक्षण, इसमें समूह में डेवलप हो जाना, नैतिकता डेवलप हो जाना, और इसमें शादी विवाह वाला जो मैटर होता है, एक पारिवारिक भार उठाना, ठीक है, सामंजस्य, ये एक प्रकार का इम्पटी नेक्स्ट बताता है। इम्पटी नेक्स्ट बताता है, ये लक्षण बताता है कि समूह के साथ सामंजस्य स्थापित करना, जो कि किशोरावस्था का पार्ट ही नहीं है। यह 18 से 34 वर्ष जब जो अगला स्टेप है उसके बारे में बताता है ये पॉइंट। बात समझ में आ रही है? एक बार इंग्लिश देखना चाहोगे? एम्पैथी, एडजस्टिंग टू एम्पैथी नेक्स्ट सिंड्रोम। बताइए, अभी आपको ये चीजें समझ में आया? एम्पैथी नेक्स्ट सिंड्रोम नहीं समझ में आया? पूछिए, मैं बताऊंगा ना आप लोगों को। आप लोग पूछते भी तो नहीं है भाई। या एक नैदानिक निदान है, इसी को खाली घोंसला सिंड्रोम कहा जाता है इसको। या इसमें माता पिता उदासी और नुकसान की भावनाओं का अनुभव करने लगते हैं। ये जो आपका इम्पटी नेक्स्ट सिंड्रोम है, जब अंतिम बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, घर को छोड़ देता है तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती। कारण यह है कि वह व्यक्ति सोचता है, वो बच्चा सोचता है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन पर इसको बोला जाता है खाली घोंसला सिंड्रोम। खाली घोंसला सिंड्रोम बोला जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। बताइए, अभी अभी आप लोगों को ये समझ में आया? एक ऐसी घटना जिसमें माता पिता आखिरी बच्चे के घर छोड़ने पर दुख और नुकसान की भावना का अनुभव करने लगते हैं, तो उसको इम्पटी नेक्स्ट लक्षण कहते हैं, है ना? इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश भी आप लोग देख लिया करें, प्रश्न इससे और सरल हो जाता है। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष पंजीकृत हुआ था? बताइए। इसको इन शॉर्ट में ASSWI कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, तो इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में 1928 में। नोट करिए, स्थापना 1928 में हुई थी। और आपका एक है NASW, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की स्थापना 1955 में हुआ था। सोशल वर्क का पहला स्कूल TISS है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी।
कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर बेंगलुरु में है, जो 1978 में स्थापित किया गया था। और एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो पंजीकृत हुआ था 1961 में हुआ था, और ये भारतीय सम्मेलन की वार्षिक बैठक में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? 3-4 पॉइंट बताया है आप लोगों को, तीनों 4 पॉइंट सोशल वर्क के लिए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। नीचे दिए गए विकल्पों में एक समाज विज्ञान परिणात्मक शोध से अधिकतम रूप में मिलता है और उसे लिखा जाता है, बताइए क्या? ऐतिहासिक प्रतिवेदन जिसको हिस्टोरिकल रिपोर्ट कहते हो, सांख्यिकीय टेस्ट जिसे आप स्टैटिक्स टेस्ट बोलते हो, केस स्टडी जिसको आप कहते हो व्यक्तिगत अध्ययन, ग्रुप यानी समूह हस्तक्षेप जिसको आप कहते हो ग्रुप इंटरवेंशन। मैं आपको बता दूं, क्वांटिटेटिव स्टडी इन सोशल साइंस रिसर्च है जो सांख्यिकीय मॉडल और गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करते हुए सामाजिक घटनाओं को व्यवस्थित परीक्षा करता है या परीक्षण करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे स्टैटिक टेस्ट सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हर प्रश्न के पीछे मैं आप लोगों को भी वहाँ पे तर्क कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा, ठीक है। अभिकथन की बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 में कि शताब्दी के अंत तक भारत की जनसंख्या 1 अरब की संख्या पार कर ली थी, मतलब 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर ली थी। 1 बिलियन मतलब 1.21। 2020 में अगर हम बात करते हैं, भारत ने वर्ष 2000 में 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। परंतु यहाँ अगर हम बात करते हैं शताब्दी के अंत तक भारत की जनसंख्या 1 अरब बिलियन पार कर ली थी, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कारण, उपलब्ध जन्म नियंत्रण विधियां अवेलेबल बर्थ कंट्रोल जनता द्वारा स्वीकृति नहीं पा सकी। बात कारण यही था, रीजन से यही था। मैं आपसे कहूंगा कि ध्यान सुनिएगा, अगर ये नहीं पा सकी थी, अगर मैं कहता कि जनता द्वारा स्वीकृति पा सकी थी, तो कारण सत्य था। नहीं पा सकती, यही नहीं की वजह से ऑप्शन बी हो गया आपका सही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर ए गलत हो जाएगा, सी और डी तो गलत है ही। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, दहेज विरोधी कानून। दहेज विरोधी कानून किस साल बना था? बताइए। 1961 सर। 1961 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी नोट करिएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कहता है कि दहेज लेना देना और इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद, ये मेडिकल सोशल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 498 ए में कहा गया कि जो पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति और कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित होगा, वो 490 ए की धारा होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दहेज से संबंधित 3 स्थितियां बताई गई हैं, विवाह से पहले, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद। दहेज लेना दंडनीय है, दहेज देना दंडनीय है, दहेज लेने देने के लिए उकसाना दंडनीय है, वधू के माता पिता या अभिभावक के सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना दंडनीय है। आपको बता दूं, दहेज निषेध अधिनियम या दहेज विरोधी कानून 1961 की धारा 3 और 4 में यह मेंशन किया गया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, दंड को। बात समझ में आ रही है?
इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। बताइए। हाँ सर। छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी के सभी सवाल। ठीक है, बात करते हैं धारा जो आईपीसी की जो धारा 498 का क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी स्त्री के पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता का विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके बारे में आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, प्रश्न हमारे सामने है, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट किस वर्ष बना था? बताएं। 1948। एक मिनट। अच्छा, हाँ बताइए मास्टर जी। घर पे आ गए हैं, चलो ठीक है, मैं घर पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट किस वर्ष बना था, है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 1948 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट माना जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 1860 में क्या हुआ था, कोई बताना चाहेगा कौन सा एक्ट आया था? भाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, और कौन सा आया था? हाँ सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, ठीक है ना, मुझे कहीं जाना है।